हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका ज्योग्राफी एडुकेटर अभिनंदन वर्मा। और हमने लास्ट टाइम जितने भी मैंने बताया था आपको कि हमें थोड़े से सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। तो उसी कड़ी में मैं आगे आपको जैसे सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत जो था, मैंने कहा था आपको ओशनोलॉजी में पढ़ा दूंगा, मगर मैंने फिर बाद में रियलाइज किया कि काफी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसकी वजह से छूट जाएंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संवहन धारा सिद्धांत, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दूं। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, उन्हें ये मैं क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अधिक से अधिक क्लासें आप बोर्ड पर ले पाऊं, बिकॉज समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी सिद्धांतों को, क्योंकि अगर आपका जियोमॉर्फोलॉजी के सिद्धांतों में बेस नहीं तैयार हुआ तो फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो इसके जितने भी नोट्स हैं वगैरह हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूं, ठीक है। थोड़ा ये ग्रुप जो हमारा है पेड ग्रुप है, तो जिनको ज्वाइन करना है वो उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो कोशिश करूंगा, इसलिए आज मैंने ये क्लास में बोर्ड पर ले रहा हूं, बिकॉज इन सिद्धांतों को समझाना ऐसे कॉपी पेन से थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। इसलिए शायद थोड़ा लेक्चर इन सब की तैयारी में थोड़ा लेट भी हो गया है, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर की बात करेंगे संवहन धारा सिद्धांत के बारे में, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी आपको पुराना लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, जिसमें हम लोगों ने वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात की थी। देखिए, वैगनर ने 1912 में हमें जो सिद्धांत दिया था, काफी पहले ये सिद्धांत आ चुका है 1912 में, और इस वजह से उसमें काफी कमियां भी रही हैं। देखिए, वैगनर के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कार्बनिफरस युग की उन्होंने बात की थी। अब कार्बनिफरस युग होता क्या है? कार्बनिफरस युग, देखिए काफी लोग ये बात जानते होंगे कि पूरा काल में काफी जगह पर जो सतह थी वो दलदली होती चली गई, ठीक है। उसके और भी ज्वारीय घटनाएं और अधिक कारण हैं, तो उन कारणों को हमें नहीं पढ़ना, बस आप ये समझ लीजिए कई जगह जो जमीन थी वो दलदली होती चली गई। दलदली जमीन की वजह से जो आपके 80 से 100 मीटर के जो पेड़ थे वो जमीन में धंसते चले गए। उस काल में जब वो धंस गए, जिस वजह से आप लोग देखते हो ना कि आज की डेट में हम लोग पेट्रोलियम और कोयला वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसी युग की कहानी है, ठीक है। वो सब धंसते चले गए। धंसने की वजह से क्या हो गया कि वो नीचे जाकर उन्होंने कोयले का निर्माण किया, क्योंकि वो एक सर्टेन टेम्परेचर हजारों अरबों साल तक वो जमीन में धंसे रहे, जिस वजह से कोयला और पेट्रोल जैसे क्या नाम है व्युत्पन्न हमारे सामने उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव्स में या इन व्युत्पन्नों से जो कोयला हमारा डेवलप हुआ या जो भी अलग अलग हमारे, तो उस युग में हम सबसे ज्यादा जिसको माना गया वो कोयले के डेवलपमेंट को वैल्यू दी गई। तो कोयले के डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि कोयला किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। इस वजह से कार्बनिफरस युग उसका नाम रखा गया, कार्बनिफरस युग, ठीक है। उस युग की बात की हमारे वैगनर साहब ने। तो वैगनर साहब ने क्या बताया कि कार्बनिफरस युग में, मतलब लगभग आज से आप अंदाजा लगा लीजिए तो 3000 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये सारी। तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब था, जो उन्होंने पेंजिया वर्ड यूज किया, मतलब उन्होंने कहा कि जैसे इस तरीके से ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक पेंजिया है, इस तरीके से इसका नाम इन्होंने पेंजिया दे दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही स्थल है जिसका नाम उन्होंने पेंजिया रखा, और उन्होंने कहा जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें जल या पानी भरा हुआ है, जिसको हम लोग सागर आज की डेट में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा उस सागर में भी, जैसे आज के हम लोग बहुत सारे ओशंस के बारे में जानते हैं, एक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो उन्होंने उसको भी कंबाइन करके नाम दे दिया पैंथालासा। पैंथालासा। अब देखिए, जो पेंजिया वर्ड आया, पेंजिया वर्ड जो आया है वो आपको ग्रीक वर्ड है, इसमें पैन प्लस जिया। पैन का मतलब होता है आपका स्थल, ठीक है, जिया का मतलब होता है कंबाइंड स्थल, ठीक है। तो पेंजिया का मतलब क्या हो गया कि कंबाइंड उन्होंने स्थल की संरचना बताई कि एक बहुत बड़ा कंबाइंडिंग स्थल है, सिर्फ एक ही स्थल है जिसको उन्होंने नाम दे दिया पेंजिया। उसके अलावा पूरी धरती पर जो भी आसपास का जो पानी है या जो सागर समुद्र है उसको उन्होंने नाम दे दिया पैंथालासा। पैंथालासा का मतलब ये होता है कि जल से भरा हुआ, ठीक है। तो अब उन्होंने बात बताई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वेरिएशन हो गए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टैथिस सागर उत्पन्न हो गया, ठीक है। टैथिस सागर उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ, जुरासिक युग में टैथिस सागर आ गया, और टैथिस सागर की वजह से क्या हो गया, जो हमारा पेंजिया था वो दो भागों में बट गया। दो भागों में एक आपका मैंने बताया था अंगारा लैंड और एक आपका गोंडवाना लैंड,
ठीक है। लेकिन ये सब बातें तो मैंने आपके पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इसमें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब इसके मतों की बात हुई कि जब अलग अलग वैज्ञानिकों से इसके बारे में मत लिए गए तो ऐसा क्या हुआ, उन्होंने इस चीज का सही से कारण नहीं दे पाया कि ये जो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो विभाजन है, उस विभाजन में ऐसा क्या हुआ, क्या कारण थे उस विभाजन के। इन कारणों को अच्छे से हमारे वैज्ञानिक साहब स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने जो अपनी स्पष्टता का जो संपूर्ण जो एक कारण बताया उसको बताया ज्वारीय शक्तियां। अब एक बात बताइए, ज्वारीय शक्तियों की वजह से, ठीक है, काफी वैज्ञानिकों ने उनके इस मत को सराहना दी, उन्होंने मान लिया कि चलिए ज्वारीय घटनाओं की वजह से ऐसा हुआ होगा कि वो जो आपका पूरा का पूरा पेंजिया है वो टूट गया होगा दो भागों में। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड मैप को स्टडी करें तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें पैटर्न तो जरूर है, जो उन्होंने अपनी जो विशेषताएं बताई थी, जिग्सॉ फिट और ये सब पैटर्न तो मौजूद है, बट अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है। अब एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से लाखों किलोमीटर दूर हो गया, ठीक है। तो एक ज्वारीय शक्ति की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट होना थोड़ा सा नामुमकिन लगता था। दूसरी चीज कि जो टूटने के तरीके थे वो भी थोड़े से विचित्र थे, ठीक है। उन्होंने अपने इस मत को साबित करने के लिए बहुत सारे, मैं आपको लास्ट लेक्चर बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत सारे कारण बताए कि जैसे यहाँ पर जो एक महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के जो वनस्पतियां मिलती हैं या जो उसकी संरचना है वो हमारे इंडिया के निचले हिस्सों से मिलती है, प्रायद्वीपीय भारत से मिलती है, ठीक है। तो इन सब घटनाओं पे या इन सब तथ्यों से कुछ बातें तो साबित हुई कि जिग्सॉ फिट था, क्योंकि अगर वो नहीं जुड़े होते तो इतना अच्छा वेरिएशन, मतलब वो चीज अगर आप आपस में जाके जोड़ दोगे मैप्स को, अगर वर्ल्ड मैप को कंबाइन करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने वर्ल्ड मैप के बारे में आपको दिखाया था, वर्ल्ड मैप को कंबाइन करेंगे तो सारी की सारी जो कंट्री है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंबाइन हो जाएगा, उधर से ग्रीनलैंड कंबाइन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये एक कहते हैं ना अतिशयोक्ति भी हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, शायद हो चुका होगा, कोई इसका कहते हैं ना प्रारूप या क्या नाम है हमारे पास कोई मॉडल तो तैयार नहीं जिस वजह से हम लोग प्रूफ कर सके, तो ऐसा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये ज्वारीय शक्ति वाली जो इनकी बात थी वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो गई, मतलब उसको कुछ हद तक नहीं नकार दिया गया। उस नकारने की वजह से हमारे 1928 में हमारे आर्थर साहब है, आर्थर होम्स ने क्या किया, अपना एक सिद्धांत दे दिया। इनका जो सिद्धांत जो है ये आर्थर होम का संवहन धारा सिद्धांत जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यूपीपीएससी के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और यूपीएससी के लिए भी कोई आज तक इस पर कोई सवाल आया नहीं। लेकिन ये सिद्धांत पढ़ाने का मतलब ये है क्योंकि आपकी बेसिक समझ डेवलप करना है, बिकॉज हम इसके बाद जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, सागर नितल स्प्रेडिंग थ्योरी जो पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग ज्वालामुखियों के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्चुअल जो कहते हैं ना फिनोमिना या जो निचोड़ है वो उनमें शामिल है कुछ हद तक। इस वजह से मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, वरना मैं इसको स्किप कर देने की सोच रहा था, लेकिन फिर काफी चीजें जो होती हैं वो आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं कि कैसे हुआ होगा, कैसे उनका विभाजन हुआ होगा। जैसे अगर आप ये पूरा मैं पढ़ा दूंगा तो आपको थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से विभाजन की संभावनाएं अधिक होंगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, संवहन धारा सिद्धांत को 1928 में आर्थर होम्स साहब ने दिया। देखिए आर्थर होम्स, जैसे मैंने आपको आंतरिक संरचना पिछले लेक्चर में मैंने आपको आंतरिक संरचना पढ़ाई थी, तो उस आंतरिक संरचना मैंने आपको कोर, मेंटल ये सब बता ही चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो इन्होंने भी इस चीज को किया, लेकिन इन्होंने 3 पार्ट्स में वेरिएशन को माना। आंतरिक संरचना को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग आपका हो गया स्केलेटल, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले कोर और मेंटल तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ के पास का जो एरिया है वो कोर होता है। मैंने पिछली बार आपको इस तरीके से मॉडल कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा हो वो लास्ट लेक्चर जाके देख लीजिए। ये आपका कोर होता था, ठीक है, ये आपका आंतरिक मेंटल, ठीक है, इनर मेंटल, ये आपका आउटर मेंटल, ठीक है। तो ये आप हमको देख लीजिएगा कि पुराना लेक्चर, अभी बस मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे आंतरिक संरचना का, ठीक है। तो मैं इसमें तो इन्होंने स्थल मंडल वर्ड यूज किया, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। अब इन्होंने स्थल मंडल में क्या किया, जो हमारा मेंटल था उसका जो बाहरी मेंटल था, आउटर मेंटल, ठीक है, जहां पे आपके महासागर वगैरह थे, और जो आपका हमारा स्थल जो है, ठीक है, मतलब महाद्वीप और महासागरीय की संरचना को आपस में इन्होंने कुछ भागों पे मिक्स कर लिया। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सभी भागों को स्थल मंडल बोल दिया गया, ऐसा नहीं है। कुछ जगहों को इन्होंने या कुछ सर्टेन जगहों को एक मेजरमेंट लेके, एक रेफरेंस पॉइंट लेके इन्होंने उसको स्थल मंडल का नाम दे दिया और लिथोस्फीयर में ही घटनाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इन्होंने अपना जो ये मॉडल दिया था, जिसको हमने डायग्राम में बनाया हुआ है, इस मॉडल में क्या खास बात है, देखिए इस मॉडल को इन्होंने बताने का जो तरीका था, इन्होंने क्या किया, आंतरिक संरचना से हर चीज को रिलेट करते हुए सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो देखिए कैसे किया उन्होंने कहा कि ये जो आपको जो रेड वाली पट्टी दिख रही है, ये आपका क्या है, स्थल मंडल है, मतलब जो अपर सरफेस है वो स्थल मंडल सरफेस होता है। इन्होंने कहा कि जो वेरिएशन होता, मतलब यहाँ से जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो
जितना होगा, ठीक है, उसके नीचे की बात हो रही है, उसकी आंतरिक संरचना की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी चीज अगर नीचे से दो भागों में टूटी, ठीक है, अगर मैं बात आप यही बताइए कि ये पेपर है, इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो अगर नीचे से अगर आप फोर्स लगेगा तो इस तरीके से एक लेवल के बाद ये टिल्ट होता चला जाएगा और टिल्ट होने के साथ साथ ये फट जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नीचे से ही फोर्सेस लगे होंगे, तो उन्हीं फोर्सेस को इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। तो थोड़ा सा मैं इसमें टेक्निकल वर्ड्स में जाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे इसका नाम ही रखा गया संवहन धारा सिद्धांत, तो संवहन धारा सिद्धांत में जो लोग जानते होंगे, ठीक है, संवहन आपका जैसे आप लोगों को तीन, अगर किसी ने थोड़ा सा फिजिक्स आपको थोड़ी बहुत अगर पता होगी, ठीक है, साइंस साइड के जो बच्चों के अच्छे समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए तीन तरीके के आपको ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तीन तरीके से, ठीक है। पहला होता है आपका चालन, दूसरा संवहन और तीसरा आपका होता है विकिरण, ठीक है, मतलब कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए बात क्या करेंगे, अगर मैं तीनों चीजें थोड़ी समझा दे रहा हूं। देखिए चालन या कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लोहे की रोड है, ठीक है, ये एक लोहे की रॉड है, अगर मैं इसका ये हिस्सा गर्म करना शुरू कर दूंगा तो इसके अंदर जो ऊष्मा है वो संचरित होकर इस हिस्से तक आ जाएगी। आप लोग देखते होंगे ना कि अगर आप किसी रॉड को एक कोने से गर्म कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो यहां तक आती है। इसका कारण क्या है, क्यों, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके जो अणुओं या कणों के बीच में क्या है, गति नहीं हो रही है, बस संचरण हो रहा है। एक कण गर्म होता है, वो उस ऊर्जा को आगे संचरित कर देता है और कुछ स्टेज के बाद, कुछ सर्टेन टाइम के बाद ये यहां से यहां तक गर्म होता चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं चालन, ठीक है। तो चालन प्रायः ठोस पदार्थों में होता है, ठोस द्रव्यों में होगा ये आपका चालन। और आपका जो संवहन है, ठीक है, या कन्वेक्शन है, जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड में होता है, ठीक है, जैसे आपका जल हो गया, ठीक है। अब लिक्विड वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप गर्म करना शुरू करते हैं पानी को, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी नीचे की लेयर जल्दी गर्म होने लगती है और फिर धीरे धीरे वो लेयर ऊपर तक गर्मी को प्रदान करती रहती है। थोड़ा सा उसमें जो क्या नाम है, द्रवों में क्या होता है, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होने स्टार्ट हो जाता है, टक्करें होना स्टार्ट होती है, उन्हीं टक्करों के फलस्वरूप वो एक दूसरे से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आता है आपका विकिरण। विकिरण जैसे सूर्य से, देखिए सूर्य वहां है, बीच में एयर मीडियम है, कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी वहां से क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है। आप लोग घर में ब्लोअर चलाते होंगे या फिर लाइट कोई बड़ा बल्ब लगाते हैं, उसकी गर्मी थोड़ी देर बाद रेडिएट होकर विकिरण होकर आप तक आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग संवहन पकड़ के चलेंगे। संवहन ऊष्मा क्या होता है, तो संवहन ऊष्मा मतलब क्या होगा कि संवहन धाराओं मतलब आपस में जलों के बीच में, जो जल है समुद्र सागर में जो नीचे जल है, ठीक है, उन जलों के बीच में आपस में जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसके कण है, वो आपस में टक्करें करेंगे, कोलिजन्स करेंगे। उन कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये कोलिजन करने का जो उन्होंने कारण दिया कि भाई कैसे उसमें ऊष्मा का, या यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा था संवहन धारा का, ये स्टार्ट होने के लिए इन्होंने जो बेस पॉइंट दिया वो दिया रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। इन्होंने कहा कि जो आपका सतह है, सतह के नीचे रेडियोएक्टिव मटेरियल्स रखे हुए हैं या रेडियोएक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं। रेडियोएक्टिव धातु या मेटल्स को क्या बोलोगे आप, रेडियोएक्टिव होता क्या, रेडियोएक्टिव या रेडिएशन जो जिसके अंदर से विकिरण कंटिन्यू आपके अल्फा बीटा गामा किरणें का संचरण होता रहे, इस प्रकार के मेटल को हम लोग रेडियोएक्टिव मेटल बोलते हैं। अब रेडियोएक्टिव होता है जैसे यूरेनियम, पोलेनियम, थोरियम, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो नीचे चट्टाने हैं, स्थल से जो नीचे चट्टाने हैं, मतलब ये आपका क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल से नीचे कुछ जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों में इस प्रकार के रेडियोएक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं। और रेडियोएक्टिव मटेरियल में लगातार विकिरण होता रहता है, रेडिएशन होता रहता है अल्फा बीटा और गामा किरणों का। उन किरणों से आप लोग आपको सुना होगा कि रेडियोएक्टिव मटेरियल में बहुत हाई एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब देखिए दो तरीके के प्रोसेस होते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल। थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर जा रहा है, इसीलिए मैं ये लेना चाह रहा था, मतलब आपको इसके वर्ड्स और सारे डेफिनेशन में आपको अच्छे समझा पाऊंगी, इसलिए इसको लेने का मेरा कारण था। इसलिए मेरे को कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि संवहन धारा सिद्धांत को समझाइए, ठीक है ना, आज तक आया है एग्जाम में, बट इसका एस्पेक्ट जो है वो समझाना बेहतर है, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है सबको कंबाइंड करके वो थ्योरी बना दी गई है, इसलिए मुझे इसको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए दो तरीके के रेडियोएक्टिव में प्रोसेस होते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स में दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। प्रक्रम इस प्रकार से होते हैं कि एनर्जी का निकलना, ठीक है। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होगा आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक आपका होगा नाभिकीय विखंडन, फिशन। अब जैसे फ्यूजन का मतलब क्या होता है, या संलयन का, जो संलयन की ऊर्जा कहां होती है, सूर्य के अंदर होती है। सूर्य में क्या होता है, लगातार संलयन होता रहता है। संलयन का मतलब क्या होता है, दो हल्के नाभिक, दो हल्के न्यूक्लियस
न्यूक्लियस आपस में जुड़ के कंबाइंड होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और कंबाइनिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस हो जाती है। मतलब दो आपके, जैसे इस प्रकार से हमारे पास दो नाभिक थे, ये आपस में कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड होकर इन्होंने बड़ा नाभिक तैयार कर दिया, या बड़ा न्यूक्लियर मेटेरियल तैयार कर दिया, और ये आपका हो गया नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन इसका अपोजिट कर दिया, यही जो आपका बड़ा सा नाभिक जो है वो आपका दो छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी। बस अगर ये E1 हो, ये E2 हो, तो E1 ग्रेटर होगा आपका E2 से, E1 की एनर्जी ज्यादा होगी, संलयन में एनर्जी ज्यादा होती है प्राय। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो स्थल से नीचे नाभिकीय या न्यूक्लियर जो आपके रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो पाए जाते हैं, वो लगातार नाभिकीय संलयन की घटनाओं को करते रहते हैं, जिस कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती। अब ऊपर तो स्थल है, तो वो एनर्जी ऊपर आ नहीं पाती, तो वो क्या होती है, धारा के रूप में नीचे के जो आपका जो धाराएं बहुत सारी बनने लगती है इस तरीके से। और ये धाराओं में क्या होता है, धाराओं में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो तरीके के चक्रीय प्रक्रम होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक आपका देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चक्र, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चक्र है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट है। ठीक, अब ये क्या करते हैं, जब दो चक्कर आपस में इस तरीके से गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, एक लेवल के बाद इनके बीच में आपस में हल्के की टक्करें होना स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस यहां पर आके टक्करों का रूप ले लेता है ये, और टक्करों की वजह से एक ड्राइविंग फोर्स, प्रेरक बल, इस तरीके से ये आपस में आके टकराने से इतना ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है कि बहुत ही तेजी से ये धाराएं घूमती हैं, जैसे चक्रवात आते हैं। ठीक है, प्राय स्थल मंडलों पे जैसे चक्रवात आते हैं गोल गोल घूमते हुए, तो वो लोग, उनका भी क्या काम है, आसपास के एरिया के वहां पर क्या होता है, दाब का असर हो जाता है कि अंदर का जो दाब है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है बाहरी दाब से, जिस कारण वो बहुत ही तेजी से वो हवाएं घूमने लगती हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी धाराएं आपस में घूमती रहेंगी, आपस में टकराने लगेंगी, और उन्हीं टक्करों की वजह से ड्राइविंग फोर्स, या जिसको मैं लिख देता हूं यहां पे, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं प्रेरक बल, ये प्रेरक बल हमारी ऊपर की जो सतह होती है, क्रस्ट, भूपर्पटी पे ड्राइविंग फोर्स जाके पुश करता है, और इस पुशिंग की वजह से क्या होगा, यहां से ये जो हिस्सा है ये आपका वेरिएट हो जाएगा, टूटने लगेगा, और इसका जो स्थानांतरण है वो किनारों की तरफ होने लगेगा। इस तरीके से ये जो चरण है, इस तरीके से ये चीज टूटने लगी है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के वेरिएशन के लिए, कि उन आपसी जो आपके स्थल थे उनका जो टूटने का कारण था, जब कैथिस सागर बीच में आना स्टार्ट हो गया, उससे पहले ही, ठीक है, उससे पहले ही मायासीन युग में ही वो चीजें नीचे से उसमें इसी तरीके के ड्राइविंग फोर्स और प्रेरक बल लगने लगे, जिस कारण वो, क्योंकि अगर आप सिर्फ रीजन दे रहे हैं कैथिस सागर को, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अलग होने का, तो बहुत जगह, जैसे फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे बन गया, ग्रीनलैंड कैसे बन गया, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर तो कैथिस सागर का असर इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा ना, वहां के जो कैथिस सागर के विरूपक बल है वो वहां पर इतने अच्छे से काम नहीं किए होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट था वो संवहन धाराओं को दिया गया। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, अब यहां से जब इस तरीके टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो सतह में, भूपर्पटी के नीचे, स्थल मंडल के नीचे बहुत ही मात्रा में चट्टानी शैल इकट्ठे रहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये एनर्जी यहां पर जनरेट हो रही है, इस जनरेशन एनर्जी की वजह से जो यहाँ पर जो चट्टानें होंगी, या जो यहाँ साइड उसके आसपास के एरिया में जो चट्टानें होंगी वो मेल्ट हो चुकी होंगी, पिघल चुकी होंगी। कई हजार डिग्री सेल्सियस का जब ताप उन पर पड़ेगा तो वो चट्टानें आपस में पिघलने से लगेंगी, और उन पिघली चट्टानों की वजह से मैग्मा तैयार हो जाएगा। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो बहुत ही मात्रा में एनर्जी और मैग्मा सतह पर इकट्ठा होने लगता है, यहां से बाहर की तरफ आएगा,
इसी को लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक मतलब थोड़ा सा एक दो चीजें अलग भी है, मैं ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर हम लोग प्रॉपर वॉल्केनिक को स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके से फिर वो जो अंदर की चट्टानी गर्म शैलें हैं वो सरफेस पर इकट्ठी होने लगेंगी। अब देखिए इकट्ठी होने लगी, इकट्ठी होने की वजह से क्या होगा, ये वाली जो सतह है जो टूट चुकी है ये एक तरंग के सहारे, गिरती हुई तरंग के सहारे अंदर की तरफ भागेगी और ये इस तरफ भागेगी। ठीक, मतलब एक लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी और एक राइट साइड में शिफ्ट होने लगेगी। और ये जो आपकी स्थल मंडल की जो दूसरी सतह है ये वाली, ठीक है, अब ये वाली दोनों सतह थी, ये टूट के, ये वाली सतह की बात करें, ये वाली प्लेट जो है टूट के ये स्थल मंडल की जो स्टेबल स्टेट थी इसके नीचे की तरफ जाने लगेगी गिरती हुई तरंगों के फोर्स की वजह से। और ये वाली जो सतह है स्टेबिलिटी की वजह से इसके ऊपर आती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की संरचना को, जो ये आपकी संरचना बन रही है, इसको भूसंलग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जियोसिंक्रस एरिया। अब इसको आपको जियोसिंक्रस या भूसंलग्न क्षेत्र को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें बताना चाह रहा था कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है, ठीक, अब जैसे बहुत ज्यादा ये वेरिएट होता है, अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ये वेरिएशन हो रहा है सबसे, फिर ठीक है, आपको प्रशांत महासागर में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अभी इन घटनाओं को इतनी ज्यादा, जैसे ये डायग्राम में दिखा दिया कि वो बहुत तेजी से उसके अंदर समा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई करोड़ वर्ष लगते हैं, ये आपका ये इतना जल्दी शिफ्ट नहीं होगा। ये जो शिफ्टिंग है कई करोड़ वर्षों में होगी जाके, बहुत ही माइनर मतलब बात कीजिए 6 to 7 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो वेरिएशन होता है, विस्थापन होता है अपना। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम टूट के वो इधर उधर समा जाएगा, नहीं, बहुत ही टाइम लगता है इन सब चीजों को होने में। ठीक है ना, क्योंकि पैंजिया और गोंडवाना, पैंजिया जो आपका टूटा है वो एक दिन में थोड़ी ना टूटा होगा, करोड़ों वर्षों की उसमें योजनाएं होंगी, उस वजह से वो फिर धीरे धीरे गोंडवाना और अंगारा लैंड जो फॉर्म हुए वो उस वजह से हुए, एक दिन में थोड़ी ना ये सब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है इसमें काफी वक्त लग जाता है। ठीक है, तो संवहन धारा सिद्धांत का, अब देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये वाली जो प्लेटें होती है ना, ये इसके नीचे जाने का कारण एक तो आपका ड्राइविंग फोर्स जो है यहाँ से पुश कर रहा है, जिस वजह से नीचे की तरफ ये जो संवहन जो धाराएं हैं वो नीचे की तरफ बहने लगती है। और ये वाली जो आपकी भूपर्पट्टी वाली जो धाराएं हैं महाद्वीपीय भूपर्पट्टी की, ये आपकी ऊपर की तरफ उसको पुश करेगी, तो ये इसके नीचे आने लगती है, सॉरी नीचे आने लगती है। ठीक है, अब ये जो बात बता दूं मैं आपको कि ये जो इस तरीके की जो शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, इस शिफ्टिंग का एक कारण और है। इस शिफ्टिंग का कारण ये है कि जो हमारी महाद्वीपीय भूपर्पट्टी होती है, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी, ये वाली, यह प्रायः महासागरीय भूपर्पट्टी से भिन्न होती है। मतलब थोड़ी सी उसके अगर बात करेंगे कि डेंसिटी में, घनत्व में उससे कम होती है। घनत्व में कम होने के कारण ही ये वाला, एक तो फोर्स की वजह से वो नीचे जा रहा है, दूसरा थोड़ा सा घनत्व भी उसका, इन दोनों में घनत्व भी काफी कम होता है, जिस वजह से वो नीचे चली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम लोग सागर नितल प्रसरण सिद्धांत अभी पढ़ेंगे, हम लोग सी स्प्रेटिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए काफी लोग मुझसे जो कहते हैं बोर्ड में पढ़ाने के लिए, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आगे के लेक्चर मुझे इसी प्रकार से लेने हैं या फिर मैं वो पेन पेपर पैटर्न स्टार्ट कर दूं। देखिए हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि समझाना मतलब थोड़ा सा बेहतर है इसमें, लेकिन डिसएडवांटेज ये है क्योंकि आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हो, प्री एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि मैं यहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर दूं या कुछ भी ड्रॉ कर दूं, मैं आपको समझाता चला जाऊँ, वो फैक्ट बताता चला जाऊँ। ठीक है, और आप फैक्ट को सुन लीजिए और 4 ऑप्शन आएंगे, मार्क कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। मेंस एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग, लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से बेहतर है कि आप उसका कंटेंट तो पहले इकट्ठा कीजिए। लोगों का कंटेंट ही नहीं होता, क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं उनके पास कंटेंट ही नहीं है, उसमें लिखने के लिए मटेरियल ही नहीं है, और क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि शुरू कहां से करें। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या हुआ, मैंने आपको समझा दिया, सारी बातें समझा दी। अब आपको लेक्चर पॉज कर करके उसको सबको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बातों को आप सुन के याद नहीं रख सकते ना, उसको आपको नोट्स तो बनानी पड़ेंगे। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा इशू है, इसमें नोट्स का थोड़ा इशू है। बाकी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग ज्वाइन है उन्हें मैं नोट्स अपने हैंड राइटेड नोट्स इस चीज के प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बिकॉज कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते पढ़ते सब चले जाओगे, पीछे सब भूलते चले जाओगे। वीडियो रोजाना एक देखते चले जाओगे और लगेगा हमने सब तैयार कर लिया, और लास्ट में वीडियो सारे
क्या नाम है, दिमाग से उड़ते चले जाएंगे। वीडियो देखना से यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट आपको चाहिए। ये चीज है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा याद रखना कि चलो ठीक है 4 ऑप्शन आपको याद है और 4 ऑप्शन में जाके आपने मार कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन वाला, क्योंकि उसमें आपको लिखना है, लिखने के लिए कंटेंट है। तो कंटेंट के लिए मैं आज आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप में है उनको तो मैं अधिकतर एडवाइस देता रहता हूँ, और उनके लिए नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया उनके लिए बताऊंगा 11वीं क्लास की मूल सिद्धांत आते हैं आपके, भूगोल के मूल सिद्धांत की एनसीईआरटी आती है। आप उसको चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा पढ़ डालिए, और उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उनके आप नोट्स बना लीजिए। उससे आपके पास क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिक फैक्टर्स तो आपको ये वाले लेक्चर जितने भी हैं, मुझे अभी 2-3 लेक्चर इसमें और लेने पड़ेंगे जो आपके जितने भी सिद्धांत है वो समझाने के लिए। क्योंकि सिद्धांत अगर आपके दिमाग में, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, इससे मान लीजिए भूकंप से या ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। भूकंप के लिए आपने प्लेट अगर टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से समझी हुई है तो भूकंप के क्वेश्चन में आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का थोड़ा सा टिल्ट अगर आप दे दोगे, मतलब कमीशन आपसे चाहता है कि आपके पास थोड़ा सा जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट हो, कि आप उसमें ज्योग्राफर अगर आप हैं तो क्या सोच रहे होंगे कि वो, तो आप थोड़ा सा उसमें टेक्निकल वर्ड अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की यूज कर दोगे, ज्वालामुखी में सागर के सी स्प्लिटिंग थ्योरी के या फिर हमारा जो ये समलैंगिक धारा सिद्धांत के कुछ फैक्टर्स को अगर आप उसमें इंक्लूड कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत इंप्रूवमेंट ले आएगा। बाकी करंट के इवेंट वगैरह से तो और इंप्रेशन उसमें अच्छा होता चला जाता है, लेकिन थोड़े से टेक्निकल वर्ड जरूर यूज किया। मैं देखता हूँ क्वेश्चन की भूकंप का, मैंने अगर क्वेश्चन किसी को आंसर राइटिंग के लिए दिया गया है तो वो उसमें वो पूरा स्टैटिक पोर्शन उठा के जो बेसिक बुक्स में जो भूकंप का लिखा रहता है वो लिख डालता है उसमें, उससे कोई मतलब थोड़ी ना, वो सभी लिखेंगे। आपकी सोच क्या है कि आप उस चीज को थोड़ा सा अपने आप एनालाइज करिए। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरीके से लिखे, उसमें कहेगा कि आपकी राय क्या है, आपके हिसाब से 2 कारण दीजिए भूकंप को रोकने के लिए, तब आप क्या करेंगे। ये आंसर तो किसी बुक में मिलेगा नहीं। तो आपको पूरा पता होना चाहिए ना कि पहले की प्रॉब्लम हुई किस वजह से, भूकंप आया किस वजह से, कौन सी प्लेट किधर शिफ्ट हुई है। अगर आपको ये नॉलेज होगी तभी तो आप उसमें अपनी तरफ से कारण लिख पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा करके एनसीईआरटी 11वीं क्लास की मूल सिद्धांत वाली उसको आप पढ़ डालिए पूरा, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, उससे आपको कंटेंट दिमाग में रहेगा। बाकी जो भी मैं लेक्चर, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि नोट्स से पढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक। इस तरीके का एडवांटेज मैंने बता दिया, समझना आसान है और नोट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है। ग्रुप वालों को तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन समझाने में इशू है थोड़ा सा। तो मुझे प्लीज, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इस चीज में, मुझे एडवाइस